गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। लेट्स स्टार्ट आवर क्लास को शुरू करते हैं। हम लोग सेकंड लेक्चर में है साउंड के। मतलब क्लास तो हमने बहुत सारे किए हैं, पर ऑनलाइन में हमारा सेकंड लेक्चर है। और आज का डेट अपना है 17 जनवरी। और आज हमारी कोशिश होगी कि हम लोग लास्ट क्लास में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड पढ़े थे, आज हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव पढ़ेंगे। ठीक है, तो 17 लेट्स स्टार्ट आवर क्लास शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। आखिर साउंड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं जिसके बारे में अपने को जानने की जरूरत है। ठीक है, तो कोई भी साउंड को अगर आप देखो तो साउंड की कोई क्वालिटी होती है। जैसे आप साउंड को बोलते हो कि आवाज धीमा है, आवाज तेज है, कभी आप बोलते हो कि आवाज पतला है, आवाज मोटा है। ठीक है, और प्लस और भी क्वालिटी की आवाज कैसा पहचाना जाता है। दो तीन क्वालिटीज है जिसपे आप आवाज को कैटेगराइज करते हो। तो हम लोग आवाज को लेकर के जो सबसे पहली प्रॉपर्टी उसकी पढ़ने वाले हैं वो है आवाज का, साउंड का लाउडनेस। ठीक है, साउंड के लाउडनेस की बात करने वाले। व्हाट डू वी मीन बाय लाउडनेस ऑफ साउंड? ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अगर साउंड की लाउडनेस की अगर आप बात करते हो तो बेसिकली लाउडनेस जो होता है ये बताता है कि साउंड कितना तेज है, कितना धीमा है, कितना कितना ज्यादा ज्यादा पिच का इंटेंसिटी का साउंड है। तो बेसिकली लाउडनेस का डेफिनेशन पहले समझने की कोशिश करते हैं कि लाउडनेस का डेफिनेशन होता है कि एक साउंड जो है उसकी इंटेंसिटी कितनी ज्यादा होती है हमारे ईयर्स में, उस ईयर्स के सेंसेशन को हम लोग कहते हैं लाउडनेस। ठीक है, लाउडनेस साउंड की एनर्जी को नहीं कहते हैं, बल्कि साउंड की एनर्जी को सेंस करने के प्रॉपर्टी को कहते हैं हम लोग लाउडनेस। ठीक है, तो अगर साउंड साउंड के लाउडनेस की बात करें तो लिखते हैं लाउडनेस कैन बी डिफाइंड एज sensation of intensity of sound waves by human ears। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि एक एक साउंड के इंटेंसिटी को हमारा ईयर कैसे रिस्पॉन्ड करता है, इसे कहते हैं लाउडनेस ऑफ साउंड। ठीक है, अब आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि सर ये इंटेंसिटी क्या होता है। ठीक है, तो मैं इंटेंसिटी समझाने की कोशिश करता हूँ। तो साउंड कभी भी क्या करते हो, आप प्रोड्यूस करते हो साउंड। तो कभी तो कई तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हो। मान लो कि मैंने ऐसे प्रोड्यूस किया और मैंने जोर से क्लैप किया, तो दोनों में क्या फर्क रहा? जब धीरे से क्लैप किया था तो कम एनर्जी मैंने लगाई थी, तो साउंड की एनर्जी भी प्रोड्यूस क्या हुई, कम हुई। जब मैंने जोर से लगाया तो ज्यादा एनर्जी लगाया मैंने, तो साउंड का एनर्जी भी क्या है, ज्यादा है। तो इंटेंसिटी होता है कैन बी डिफाइंड एज एनर्जी ऑफ साउंड वेव्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। यानी ये सिंपली मेजर करता है कि साउंड के पास कितनी एनर्जी है, उसी एनर्जी के मेजरमेंट को क्या कहते हैं, इंटेंसिटी। ठीक है, तो अगर खुद सोचो, आप खुद ऐसे समझो कि अगर मान लो कि इंटेंसिटी ज्यादा होगा साउंड का, अगर इंटेंसिटी ज्यादा होगा तो साउंड हमको ज्यादा लाउड सुनाई देगा। अगर इंटेंसिटी साउंड का कम होगा तो साउंड हमको क्या दिखाई सुनाई देगा, सॉफ्ट सुनाई देगा। तो साउंड के इंटेंसिटी के मेजर करने के तरीके को कहते हैं लाउडनेस ऑफ साउंड। यहां पे एक प्रॉपर्टी आती है कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो होता है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो होता है is directly proportional to amplitude of sound wave, amplitude of sound wave, amplitude of sound wave। क्लियर है? साउंड का जो इंटेंसिटी होता है वो साउंड के एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अगर मैं इसको डिटेल में अब समझाऊं तो क्या होता है, मैं सिंपल सी बात करूंगा कि अगर मान लीजिए कि साउंड का इंटेंसिटी ज्यादा है, साउंड का इंटेंसिटी ज्यादा होगा। ठीक, तो इसका मतलब है कि साउंड का एम्पलीट्यूड भी ज्यादा होगा, तो साउंड का लाउडनेस भी ज्यादा होगा। जितना ज्यादा इंटेंसिटी उतना ही ज्यादा एम्पलीट्यूड और उतना ही ज्यादा साउंड का लाउडनेस होगा। क्लियर है? तो एक लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है, हायर द एम्पलीट्यूड, higher the amplitude of sound,
एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड, हायर द लाउडनेस, हायर द लाउडनेस, जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतना ही ज्यादा साउंड का क्या होगा, लाउडनेस होगा। यानी बेसिकली लाउडनेस एक तरीके से एम्पलीट्यूड का ही मेजरमेंट है। फिर बच्चों एक काम करो, सब लोग लाउडनेस का पहले डेफिनेशन लिखो, एक एक करके करते हैं। सब लोग पहला काम करो, लाउडनेस का डेफिनेशन लिखो, लाउडनेस का डेफिनेशन लिखो, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक एक पॉइंट ऐड करता हूं, हम लोग ऑर्डर में लिखेंगे। पहला पॉइंट लिखो, लाउडनेस क्या होता है, ठीक है। समझते चलते हैं, समझ थोड़ा बहुत समझ में आया है, लिखोगे उसके बाद धीरे धीरे करके समझ में पूरा आ जाएगा। पहला लिखो लाउडनेस क्या होता है, ठीक है, लाउडनेस का डेफिनेशन लिखो। ठीक है, लाउडनेस इज ऑल्सो मेजर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव, ठीक है। लिखो जल्दी से इसको। लाउडनेस जो है वो साउंड के एम्पलीट्यूड का भी मेजरमेंट है। उसके बाद नोट करके लिखना कि इंटेंसिटी क्या होता है। इतना लिख लो। उसके बाद लास्ट में कंक्लूजन लिख सकते हो। मतलब आज से ज्यादा जोर से आवाज है, मतलब क्या कहोगे कि साउंड लाउड है, ठीक है। लाउड है तो उसका एम्पलीट्यूड भी क्या होगा, हाई होगा, क्योंकि एनर्जी भी क्या है, हाई है। अनुराग तुम्हारा पेपर कल सबमिट हो गया था जल्दी, आगे से ध्यान रखो कि ये, और कभी भी ऑनलाइन टेस्ट दो तो ये फोन भी आए तो मत उठाओ। भार्गवी, प्रज्ञा, इज इट क्लियर? आस्था, अमृत, रिद्धि, वैभव, समृद्धि, इज इट क्लियर? ओके, ऑर्डर में सब कुछ लिख दो, लिखो पहले एक एक करके। फिर कहीं डाउट है पूछो, कोई जल्दी नहीं है। चलो हो गया, लिख लिया तो लेट्स लेट्स शुड वी मूव? ऋषु, गो अहेड। Sir, what is amplitude? मैं लास्ट क्लास में मैंने बताया था एम्पलीट्यूड के बारे में, अभी 2 मिनट में फिर से एक्सप्लेन करूंगा एम्पलीट्यूड को, ग्राफ में अगले अगले स्लाइड में ही आ जाएगा। Okay, sir. ठीक है ऋषु, अगले स्लाइड में आएगा ये मैं समझा रहा हूँ। बढ़ते आगे बच्चों, लिख लिया होगा आई थिंक, चैट नहीं दिख रहा मुझे, हाँ लिख लिया होगा। लेट्स लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। सो अब हम लोग आते हैं एक लाउड और एक साउंड, सॉफ्ट साउंड का डिफरेंस कैसे देखें।
तो बच्चों जब सबसे पहले यहीं पे एक जवाब दे देता हूं, रिशु का सवाल था कि सर ये एम्पलीट्यूड क्या होता है। तो बच्चों गौर से सबको याद होगा ये एक ग्राफ है, और एक ग्राफ किस चीज का ग्राफ है? ये ग्राफ है साउंड वेव का। ठीक है, तो गौर से देखिए, एम्पलीट्यूड कहते हैं हम लोग इसके लेंथ को कहते हैं। एम्पलीट्यूड किसको कहते हैं हम लोग? इसके लेंथ को कहते हैं। ये इसका ग्राफ का वेव का एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड कहते हैं कि अपने मीन पोजीशन से कितना ज्यादा डिस्प्लेस बॉडी हुआ है, उसको कहते हैं एम्पलीट्यूड। तो क्या बच्चों ये गौर से देख के लग रहा है क्या कि पहले वाले में A1 है और दूसरे वाले में एम्पलीट्यूड अगर A2 है, तो क्या आप ऐसा कह सकते हो क्या कि एम्पलीट्यूड इन 2 इज हायर देन एम्पलीट्यूड इन 1? बोलिए बच्चों, क्या आप ये कह सकते हो क्या कि एम्पलीट्यूड दूसरे वाले का एम्पलीट्यूड पहले वाले से ज्यादा है? देख के लग रहा है वो तो। एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो हम ये भी कह सकते हैं कि इंटेंसिटी इंटेंसिटी भी दूसरे वाले का ज्यादा होगा पहले वाले से। बोलिए, हम पहले लिख रहे हैं एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड साउंड का एम्पलीट्यूड ज्यादा, तो साउंड का इंटेंसिटी भी ज्यादा। तो इसका मतलब ये क्लियर है कि 2 इज लाउडर देन 1। 2 जो है वो लाउडर देन 1 है। 2 इज लाउडर देन 1। साउंड दूसरा वाला जो साउंड है वो एक से क्या है? लाउड है। तो क्या हम इसको कह सकते हैं क्या? लाउड। और दूसरे वाले का जो कम लाउड होता है उसको कहते हैं हम लोग सॉफ्ट साउंड। क्लियर है क्या? तो लाउड वर्सेस सॉफ्ट का कभी रिलेशनशिप पूछे तो जिसका एम्पलीट्यूड कम होगा वो सॉफ्ट होगा, जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा वो क्या होगा? लाउड होगा। इज इट क्लियर? मैं एग्जांपल देता हूं, 2 एग्जांपल देता हूं, बताना कौन सा लाउड है, कौन सा सॉफ्ट है। एक मान लो कि एक मैं बोल रहा हूं, और एक मान लो कि शेर दहाड़ रहा है। दोनों में कौन लाउड है? बोलो, मैं लाउड हूं या शेर लाउड है? लायन लायन लायन। किसी को लगता है कि मैं लाउड हूं? नहीं, शेर की आवाज ज्यादा इंटेंसिटी की होगी, मेरा आवाज क्या होगा? सॉफ्ट होगा। क्लियर है? ठीक है, चलो हो गया। लायंस रोर, बढ़िया, समझ में आ गया। तो लाउड और सॉफ्ट का समझ में आ गया क्या होता है कहानी। लाउड मतलब ज्यादा तेज आवाज, सॉफ्ट का मतलब कम आवाज। मैं यहीं पे थोड़ा ना एक एडिशनल पॉइंट भी बता देता हूँ। ठीक है बच्चों, लाउडनेस को याद रखना बच्चों, ये थोड़ा सा एडिशनल कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि साउंड के लाउडनेस को हम लोग डेसिबल में मेजर करते हैं। ठीक है, लाउडनेस को मेजरमेंट आपको ज्यादा पढ़ना नहीं है, बट स्टिल हम जान सकते हैं कि लाउडनेस ऑफ साउंड, लाउडनेस ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन डेसिबल। सुना होगा ये नाम, कभी डेसिबल नाम सुना है कि नहीं? नहीं आता है दिवाली के समय में पटाखे वटाखे जलते हैं तो। इज मेजर्ड इन डेसिबल, सुना होगा ये साउंड, कि साउंड का डेसिबल बहुत हाई था, साउंड का डेसिबल बहुत कम था। ठीक है, तो साउंड की जो लाउडनेस होती है इसको हम लोग डेसिबल में जनरली मेजर करते हैं। डेसिबल यूनिट इसको डीबी भी कहते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा बच्चों कि 80 डेसिबल से ज्यादा, अगर साउंड का लाउडनेस अगर 80 डेसिबल से ज्यादा हो गया, इट इज नॉट हेल्दी, इट इज एक्चुअली हार्मफुल। ये हमारे लिए हेल्दी, हमारे लिए सेफ नहीं है, बल्कि क्या है, ये हार्मफुल है। साउंड मोर देन 80 डेसिबल इज हार्मफुल टू ईयर्स। ईयर्स के लिए ये हमारे लिए क्या है? हार्मफुल है ये। बोलिए, क्लियर है क्या? दिमाग में रखना है कि साउंड घरों में जल्दी, नॉइस पॉल्यूशन सब लोग जानते हो, गाड़ियों से नॉइस पॉल्यूशन होता है। तो जब साउंड का 80 डेसिबल से ज्यादा लाउडनेस हो जाता है तो जनरली हम लोग कहते हैं कि वो नॉइज बन जाता है, और वो एक हार्मफुल फॉर ईयर्स होते हैं। 80 से कम, हम लोग 80 से कम ही बोलते हैं, हम लोग 40-50 डेसिबल ही बोलते हैं मैक्सिमम। क्लियर है? जल्दी लिख लो इसको, जल्दी लिखो इसको, लाउड वर्सेस सॉफ्ट साउंड। साफ साफ नोट्स लिखते चलो। जल्दी सब लोग नोट करें।
So one minute more. Should we go ahead? चलो बच्चों, अब हम लोग एक नए प्रॉपर्टी के तरफ बढ़ते हैं। साउंड के पास पहली प्रॉपर्टी जो होती है वो होता है उसका लाउडनेस। लेकिन साउंड में आप ये भी तो देखते हो कि आवाज पतली है, आवाज मोटी है, इसके बारे में भी क्या हम बात करते हैं क्या अपनी नॉर्मल लाइफ में? किसी का आवाज बहुत पतला होता है, किसी का आवाज बहुत हेवी होता है। तो इसको समझने के लिए हम लोग जानते हैं पिच के बारे में। ये पिच क्या होता है? साउंड जब प्रोड्यूस होता है तो साउंड की बड़ी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है साउंड की एनर्जी, जिसको मेजर करते हैं लाउडनेस से। लेकिन साउंड की एक दूसरी बड़ी प्रॉपर्टी होती है, वो होता है साउंड का फ्रीक्वेंसी, जिसके बारे में हम डिटेल में बात किए हैं। ठीक है, तो उस फ्रीक्वेंसी को हमारे ईयर्स कैसे सेंस करते हैं, दैट इज कॉल्ड पिच। एनर्जी के सेंस करने को कहते हैं लाउडनेस, और साउंड की फ्रीक्वेंसी को कैसे हम लोग जज करते हैं, दैट इज कॉल्ड पिच। क्लियर है? तो पिच का डेफिनेशन देखते हैं। पिच कैन बी डिफाइंड एज pitch can be defined as the sensation of frequency of sound waves by human ears। कि एक ह्यूमन ईयर साउंड की फ्रीक्वेंसी को कैसे सेंस करते हैं, दैट इज कॉल्ड पिच। क्लियर है? अब पिच के हिसाब से अगर आप देखते हो तो जनरली आपको समझना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी पे ही पिच होता है। यानी अगर सिंपल सी बात मैं लिखूं यहाँ पे, सिंपल सी अगर बात मैं यहाँ पे लिखूं कि साउंड हैविंग हायर फ्रीक्वेंसी, साउंड हैविंग हायर फ्रीक्वेंसी, जिसके पास ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा, हैविंग हायर फ्रीक्वेंसी will have higher pitch, will have higher pitch। जिस साउंड का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा उस साउंड का पिच भी ज्यादा होगा, और इसका ऑपोजिट ट्रू है। तो लिख सकते हैं एंड वाइस वर्सा इज ट्रू। उसका मतलब जिसका फ्रीक्वेंसी कम होगा उसका पिच भी कम होगा। ठीक है, अब जितना ज्यादा साउंड, अब मैं इसका एक बड़ा अच्छा डिस्टिंक्शन बताता हूं और कैसे पहचानोगे आवाज को क्या होता है। तो मैं दो कंपैरिजन लेता हूं। एक कंपैरिजन लेता हूं आपको गर्ल्स वॉइस का, गर्ल्स वॉइस, और एक बात करते हैं हम लोग बॉयज वॉइस के बारे में। ठीक है, क्लास में दोनों लोग हैं, बॉयज एंड गर्ल्स बोथ आर देयर, बॉयज वॉइस। ठीक है, दोनों लोग देखिए, गर्ल्स एंड बॉयज वॉइस को देखते हैं। ठीक है, जब गर्ल्स एंड बॉयज वॉइस को देखते हैं तो याद रखिएगा कि गर्ल्स का जो वॉइस, गर्ल्स का जो आवाज होता है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, उसका एक रेंज होता है, वो होता है 120 से लेकर के 180 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी तक गर्ल्स बोल सकती हैं। गर्ल्स की आवाज जनरली 120 से लेकर 180 हर्ट्ज के बीच में होती है। और बॉयज वॉइस की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो लगभग होती है 80 से लेके 120 हर्ट्ज के रेंज में। क्लियर है? यानी लगभग 80 से 120। तो किसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा दिख रहा है? किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा दिख रही है, बॉयज की गर्ल्स की? उस फ्रीक्वेंसी हायर, किसके वॉइस की फ्रीक्वेंसी हायर दिख रही है? देख लो, सामने दिख रहा है कंडीशन। अनुष्का, ग्राइट, प्रज्ञा, वेरी गुड। तो गर्ल्स की फ्रीक्वेंसी साउंड की ज्यादा है। तो क्या मैं ऐसा नहीं कह सकता हूं क्या कि गर्ल्स वॉइस का पिच भी ज्यादा होगा? दे विल हैव हायर पिच, और दे विल हैव लोअर पिच। इसीलिए कहते हैं कि गर्ल्स वॉइस हैज हायर पिच एंड बॉयज वॉइस हैव लोअर पिच। क्लियर है?
पिच क्या हो गया, गर्ल्स का ज्यादा होगा और बॉयज का होगा। इसीलिए इसीलिए गर्ल्स वॉइस को हम लोग जनरली कहते हैं स्ट्रिल साउंड को। क्या कहते हैं हम लोग? स्ट्रिल साउंड। स्ट्रिल का मतलब थोड़ा होता है मधुर कह सकते हो, पतला आवाज कह सकते हो, मधुर आवाज कह सकते हो। तो आवाज जो होता है वो क्या होता है? श्रिल वॉइस। श्रिल वॉइस। लेकिन अगर वही बॉयज की बात बात करते हो तो बॉयज का वॉइस जो होता है वो क्या होता है? फ्लैट होता है, फ्लैट वॉइस। इज इट क्लियर? यही गर्ल्स और बॉयज वॉइस की सबसे बड़ा अंतर है कि गर्ल वॉइस जो होगा वो पतला होगा, बॉयज वॉइस क्या होगा? वो हल्का सा हैवी होगा। और ये हम नॉर्मल लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उतना ही ज्यादा पिच होगा। क्लियर है? उतना ही ज्यादा पिच होगा साउंड का। हायर पिच होगा, गर्ल्स बॉयज में कंपैरिजन करें तो गर्ल्स का पिच ज्यादा होगा, बॉयज का पिच क्या होगा? कम होगा। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज इट क्लियर? बोलिए निशु। Sir, how does we measure the frequency of sound waves? फ्रीक्वेंसी को मेजर करने के लिए बेसिकली हम लोग के पास कई तरह के डिवाइसेस हैं। ठीक है, पर फ्रीक्वेंसी बेसिकली जिस सोर्स से हम जनरेट करते हैं उस सोर्स की फ्रीक्वेंसी जनरली हम लोग अननोन रखते हैं। ठीक है, उस फ्रीक्वेंसी अपने को अननोन रखते हैं। एग्जाम्पल, आपने पूछा कि गर्ल्स वॉइस की फ्रीक्वेंसी कैसे मेजर करते हैं हम लोग। ठीक है, कई दुनिया भर के कई तरीके हैं। हम लोग किसी मीडियम में पास कराएंगे। देखो क्या करेंगे हम लोग, वॉइस को क्या करेंगे? किसी मीडियम में पास कराएंगे। ठीक है, मीडियम में जब पास कराएंगे तो हमको पता चल जाएगा कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है कितने टाइम में। तो क्या हम उससे वेलोसिटी निकाल लेंगे? क्या वेवलेंथ हमको पता चल जाएगा। वेवलेंथ हम कहीं वेवलेंथ निकाल लेंगे। अगर वेलोसिटी और वेवलेंथ निकल जाएगा तो हम क्या निकाल लेंगे? फ्रीक्वेंसी भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी को निकालने के हमारे पास काफी तरीके अवेलेबल है। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा जो तरीका है वो किसी मीडियम से पास करा के ही हम उसको यूज कर सकते हैं। बोलिए ऋषु। Yes, sir. ठीक ठीक है, तो यही तरीके से हम आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो अब हम लोगों ने देखा कि पिच एक्चुअली में कुछ नहीं है, फ्रीक्वेंसी का मेजरमेंट है। ठीक है, पिच जो है वो फ्रीक्वेंसी को मेजर करने का तरीका है। जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा उसका पिच भी ज्यादा होगा, जिसका फ्रीक्वेंसी कम होगा उसका पिच भी कम होगा। ठीक है, गर्ल्स वॉइस और बॉयज वॉइस का हमने कंपैरिजन किया, देखा कि किसका पिच ज्यादा होता है और किसका पिच कम होता है। जल्दी इसको नोट कर लीजिए तब हम आगे बढ़े। हमने साउंड के दो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की है, एक लाउडनेस, दूसरा पिच। जल्दी नोट कर लें। ओके, फिर बात करेंगे कैसे ग्राफिकली कैसे कंपेयर करेंगे कौन सा साउंड हाई पिच का है कौन सा लो पिच का है। ओके, रुक जाता हूँ मैं थोड़ा सा। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। अब मैं कंपैरिजन दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कंपैरिजन क्या है? कंपैरिजन क्या है? एक स्ट्रिल और एक फ्लैट पिच साउंड के बीच में। ठीक है, दो तरह के साउंड होते हैं, स्ट्रिल साउंड हो सकता है तो फ्लैट हो सकता है। स्ट्रिल मतलब हायर फ्रीक्वेंसी, फ्लैट का मतलब लोअर फ्रीक्वेंसी। हमें इन दोनों का कंपैरिजन बताना चाहता हूँ। तो गौर से दोनों ग्राफ को देखो। दोनों ग्राफ को गौर से अगर आप देखते हो तो दोनों का एम्पलीट्यूड में कोई दिक्कत नहीं है। एम्पलीट्यूड दोनों का लगभग सेम ही है। दोनों का एम्पलीट्यूड लगभग क्या है? सेम ही है। ठीक है, दोनों का एम्पलीट्यूड ऑलमोस्ट सेम ही है। फर्क क्या है दोनों में? तो अगर आप गौर से देखोगे तो जितने देर में ये दो तीन तीन लो बना रहा है उतने देर में ये 2 3 4 5 6 लो बना रहा है। यानी इसका मतलब है कि नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन जो एक सेकंड में जितना फर्स्ट में हो रहा है उससे ज्यादा दूसरे में हो रहा है।
यानी दूसरे केस में हम कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है वो हायर है, फ्रीक्वेंसी इज हायर। दूसरे वाले केस में हम देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या है, हायर है। और पहले वाले केस में कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज लोअर, फ्रीक्वेंसी लोअर है। एक बात तो तय हो गई ग्राफ देख करके कि कहाँ फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और कहाँ फ्रीक्वेंसी कम है। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है इसका मतलब कि ये हाई पिच साउंड है, हाई पिच साउंड है। और फ्रीक्वेंसी कम है मतलब ये क्या है, लो पिच साउंड है। हाई पिच साउंड है और लो पिच साउंड है। अब अगर इसको थोड़ा और आगे बढ़ाए तो लो पिच साउंड है तो इसको कह सकते हो फ्लैट साउंड, कह सकते हो इसको फ्लैट साउंड। और अगर हाई पिच है तो इसको कह सकते हैं क्या, श्रिल साउंड। इज दिस क्लियर? क्या एक ग्राफ से हम नहीं निकाल सकते हैं क्या कि कैसे श्रिल और फ्लैट पिच साउंड को कैसे ग्राफिकली हम शो करेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों एग्जाम में खूब आता है। ये पिच को शो करो, कौन ज्यादा हाई पिच है, किसका पिच लो है, कौन ज्यादा लाउड है, कौन ज्यादा सॉफ्ट, कौन सॉफ्ट है। ये कंपैरिजन करने के लिए ग्राफिकली आपको आ सकता है। पिच के लिए फ्रीक्वेंसी देखें, लाउडनेस के लिए एम्पलीट्यूड देखें। जल्दी इसको बस नोट कर लें। ये आपका दूसरा क्वालिटी था पिच, दूसरा प्रॉपर्टी था पिच, वो भी खत्म हो गया। ठीक है, दो प्रॉपर्टी हो चुकी है। से यस इफ रिटन लिख लिया तो से यस एटलीस्ट, फिगर रफ भी बना सकते हो। सब लिख ही रहे अभी, वेरी गुड। 2 रिटन। आशु लिख लिया, अदिति, बढ़िया, काफी लोगों ने लिख लिया है। लेट्स गो अहेड, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बच्चों तीसरे प्रॉपर्टी की तरफ बात करेंगे। ठीक है बच्चों, दो प्रॉपर्टी तो ठीक है कि चलो एक प्रॉपर्टी हो गया पिच हो गया, पतला है कि मोटा, एक है कि आवाज लाउड है कि सॉफ्ट है, पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। क्या आप सब ये बात नहीं मानते होगे कि हर किसी के वोकल कॉर्ड की बनावट अलग अलग है? हर किसी का जो आवाज होता है वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है। चाहे अगर सेम लाउडनेस और सेम पिच हो फिर भी अलग अलग होता है। मेरी और आपकी आवाज कभी सेम नहीं हो सकती है, लग सकता है पर हो नहीं सकता। क्लियर है? यही तीसरा प्रॉपर्टी होता है, वो होता है क्वालिटी और टिम्बर। ठीक है, ये क्वालिटी और टिम्बर क्या है? मतलब मान लीजिए कि मैंने आपको दो साउंड दिया, दोनों का लाउडनेस भी सेम और फ्रीक्वेंसी भी सेम, पिच भी सेम। फिर भी अगर दोनों के बीच अंतर पता करना होगा तो उस क्वालिटी को कहते हैं टिम्बर। ठीक है, तो टिम्बर का डेफिनेशन क्या है? द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड which which distinguishes two sound waves with same pitch and same loudness। यानी दो साउंड जिसका सेम पिच है और सेम लाउडनेस है, इन दोनों के बीच फर्क करने के लिए हम तीसरा क्या यूज करते हैं, क्वालिटी। ये कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है नेचर ऑफ सोर्स पे, सोर्स के नेचर पे डिपेंड करता है कि आखिर नेचर ऑफ सोर्स कैसा है, उसी पे डिपेंड करेगा कि क्या वो तीसरा क्वालिटी टिम्बर कैसे फर्क होगा। क्लियर है? तो लिख लीजिए। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सोर्स। ये नेचर ऑफ सोर्स पे डिपेंड करता है, इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, बस इतना ही पढ़ना है। इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सोर्स, नेचर ऑफ सोर्स। दो लोग कितना भी चाहें कि एक ही फ्रीक्वेंसी और एक ही लाउडनेस से हम बोल दें, लेकिन फिर भी दोनों की आवाज सेम नहीं होगी, दोनों की आवाज में डिफरेंस होगा। वो डिफरेंस बताता है क्वालिटी। क्लियर है क्या? एक बात बताओ,
हमने मान लो सोचा कि ये मीका सिंह को क्या ही गाना गाने आता है, मीका सिंह फालतू आदमी है, ठीक है। तो मैं एक काम करूंगा, मैं देखूंगा कि मीका सिंह का ना पिच क्या है। मैंने पिच पकड़ लिया और मैंने देखा कि उसका उसका लाउडनेस क्या है, दोनों लगा दिया और गाना गाना शुरू किया। क्या हमारी आवाज मीका सिंह के सेम होगी? क्या क्या हम दोनों की आवाज सेम होगी? क्योंकि हम दोनों के पिच और लाउडनेस भले ही सेम है, पर क्वालिटी क्या है दोनों का? डिफरेंट है। हम दोनों साउंड की क्वालिटी क्या है? डिफरेंट है, इसलिए कभी आवाज सेम नहीं आएगी। बिल्कुल अशु, ठीक है। चलो जल्दी इसको लिख लो, तो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स के आगे बढ़ेंगे और ऑडिबल रेंज की बात करेंगे। ठीक है, अब सब टॉपिक आसान आसान टॉपिक्स हैं। लिख लिया आदित्य? वेरी गुड। गुड तस्लीम। और ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड टॉपिक खत्म हो गया इससे। श्रीजा आ रहा है समझ में? सुवर्णा, विश, चलो कौन बताएगा साउंड का ऑडिबल रेंज क्या होता है? एनीवन? कोई बताएगा मुझे व्हाट इज द ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड? श्रीजा कह रही है 20,000 हर्ट्ज। ऋषु, ऋषु बोलो, ऋषु। ऋषु अनम्यूट कर दिया, बोलो। अनुराग ने कहा है 20 Sir, हर्ट्ज टू 20 किलो। बोलो, हाँ बोलो ऋषु। तो अनुराग ने कहा 20 किलो हर्ट्ज, अदिति ने कहा 20 हर्ट्ज, अशु ने कहा 20 हर्ट्ज टू 20 किलो। बिल्कुल सही, ठीक है। तो मैंने मेरे को सीधा सवाल पूछेगा कोई, व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिबल रेंज? पहला सवाल मेरे से पूछता है कोई कि ये ऑडिबल रेंज का ना मीनिंग क्या होता है, समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, it can be defined as it can be defined as range of frequency which a normal human being can absorb, can speak or interpret, ठीक है। मतलब एक वो रेंज ऑफ साउंड की हम बात कर रहे हैं जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बोल भी सकता है और सुन भी सकता है। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग क्या हो सकता है? इसी के रेंज में बोल सकता है और इसी के रेंज में सुन सकता है। और ये फ्रीक्वेंसी का जो रेंज है, वो है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज तक। 20 किलो हर्ट्ज तक के साउंड को कहते हैं हम लोग ऑडिबल रेंज। इसी को इंसान, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात कर रहा हूं। तुम लोग नॉर्मल हो कि नहीं वो तो पता नहीं है मुझे। अगर आप नॉर्मल इंसान हैं तो आपके सुनने और बोलने की भी क्षमता जो है वो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज की ही है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। हमारे ह्यूमन ईयर्स उस तरह के डेवलप ही नहीं है कि इससे कम का सुन सके और इससे ज्यादा का सुन सके, ठीक है। जल्दी इसको लिख लें।
जल्दी लिखो। याद रखना कि 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा, 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा की जो फ्रीक्वेंसी होती है, इसको हम लोग कहते हैं अल्ट्रासोनिक। सो क्या कहते हैं हम लोग? अल्ट्रासोनिक कहते हैं, अल्ट्रासोनिक कहते हैं, अल्ट्रासोनिक। और जो 20 हर्ट्ज से कम होता है, 20 हर्ट्ज से जो कम होता है, दैट इज कॉल्ड इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक, ठीक है। यानी अगर मैं ऐसा बोलूं कि अगर मेरा फ्रीक्वेंसी जो है वो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक है, अगर मेरी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से भी ज्यादा है, 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, और अगर हमारी फ्रीक्वेंसी जो है वो 20 हर्ट्ज से भी कम है, 3 केसेस पॉसिबल हैं। तो अगर पहले केस में इसको कहते हैं हम लोग इंफ्रासोनिक साउंड, इंफ्रासोनिक साउंड। दूसरे वाले को कहते हैं हम लोग ऑडिबल रेंज, और इसको तीसरे वाले को हम लोग कहते हैं अल्ट्रासोनिक, क्लियर है? जल्दी लिख ले इसको। साउंड बेसिकली फ्रीक्वेंसी के हिसाब से 3 रेंजेस में बटा हुआ है, इंफ्रासोनिक, ऑडिबल रेंज और अल्ट्रासोनिक। ठीक है, अल्ट्रासाउंड के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे भी आगे जाके, इंफ्रा के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना आपने को। डन, लिख लिया है सबने? चलो, आई होप सबने लिख लिया होगा, तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं अपने ऑडिबल रेंज के बाद रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बारे में, कि साउंड कैसे रिफ्लेक्ट होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे, देखते हैं। ठीक है, हमने लिख लिया? ओके, 30 सेकंड रुक जाता हूं, लिख लो एक बार। हमने पूरे साउंड को फ्रीक्वेंसी के हिसाब से 3 पार्ट में डिवाइड किया, इंफ्रा, ऑडिबल, अल्ट्रा। ठीक है, इन ऑडिबल आप समझ रहे हो क्या होता है, अल्ट्रासोनिक के बारे में हम आगे बात करेंगे, इंफ्रासोनिक बहुत ज्यादा डिटेल में अपने को नहीं पढ़ना है। ठीक है, चलिए बच्चों, अब हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, कई लोग यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट 8 में पढ़े होंगे और साउंड भी पढ़े होंगे। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या है, तो आपको भी पता है, बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड फ्रॉम द सरफेस इन द सेम मीडियम इज सेड टू बी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। मतलब लाइट, कोई बॉल गया, बॉडी गया, बॉल को फेंक दो, बॉल गया और अपने पास ही रिटर्न होके आ गया, दैट इज कॉल्ड व्हाट? रिफ्लेक्शन। उसी तरीके से हम साउंड के बारे में कह सकते हैं कि बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड वेव्स, बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड वेव्स फ्रॉम द सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। मान लीजिए कि आपके पास कोई एक भोपू है जिससे आप साउंड को प्रोड्यूस किया। ठीक है, कोई आप साउंड है, आप प्रोड्यूस किया। ठीक है, साउंड जब प्रोड्यूस किया तो साउंड कुछ इस डायरेक्शन में सरफेस की तरफ ट्रेवल किया। ठीक है, ट्रेवल करेगा तो साउंड का सबसे पहले क्या ड्रॉ करते हो, कोई भी साउंड किसी जगह पे इंसिडेंट होगा तो सबसे पहला जो काम करते हैं, इस पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हम लोग। इस परपेंडिकुलर को हम लोग नाम देते हैं नॉर्मल। क्लियर है? इस परपेंडिकुलर को नाम देते हैं क्या हम लोग? नॉर्मल। क्लियर है? अब ये नॉर्मल है,
तो इसको हम लोग नाम देते हैं क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको क्या नाम देते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लियर है, ये मेरा क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ठीक है, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस है, अब कोई मान लेते हैं कि आपका आपका ये साउंड जो है वो क्या हो जाएगा, अपने मीडियम में ही क्या करेगा, रिफ्लेक्ट बैक करेगा। साउंड क्या होगा, अपने मीडियम में ही क्या करेगा, रिफ्लेक्ट बैक करेगा। क्लियर है, कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट कर देगा, और इस एंगल को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इज इट क्लियर? क्या साउंड का क्या होता है कि साउंड जो होता है, साउंड जो होता है वो क्या होगा, इंसिडेंट करेगा सरफेस पे। सबसे पहले वो क्या बनाएगा, आई। आई का मतलब यहाँ पे क्या होता है, आई का मतलब बच्चों देख लीजिए, आई का मतलब होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। आर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और आर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो कोई भी साउंड किसी सरफेस पे आएगा तो सबसे पहला क्या होगा कि वो इंसिडेंट होगा, वो क्या करेगा, अपने मीडियम में ही एक सर्टेन एंगल से वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। इसी को समझाने के लिए दिया गया लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। यहीं पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म आता है हमारे लिए, वो आता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये आप क्लास 8 में थोड़ा बहुत आइडिया लिए हो इसके बारे में, किसी ने पढ़ा है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, याद करो तो। एनीवन रिमेंबर? क्या सब, क्या कि सबको याद है कुछ, क्या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? नहीं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एनीवन? चलो बच्चों मैं बताता हूं लॉ। ऋषु ने हैंड रेज किया है, बोलिए ऋषु। Sir, there are two laws of reflection. Angle of incidence is always equal to angle of reflection, वेरी and गुड, the incident rays, the reflected rays, and the normal all lie on the same plane. बिल्कुल सही है, वेरी गुड, एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। ठीक है, पहला जो लॉ कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to angle of reflection, angle of reflection। पहला, सबसे पहला और इंपॉर्टेंट लॉ। ओके आस्था, मैं रिपीट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुरंत रिपीट कर दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, तो पहला लॉ कहता है कि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होना चाहिए, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होना चाहिए। दूसरा लॉ मैं लिखवा देता हूं, फिर पूरा समझा दूंगा, रिपीट कर दूंगा, डोंट वरी। दूसरा लॉ क्या कहता है, दूसरा लॉ कह सकता है, कहता है कि इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रे एंड नॉर्मल, नॉर्मल lie on the same plane। ठीक है, दो बड़े लॉज हैं जिसपे ये पूरा का पूरा फंडा फेस्ड है। मैं आपको रिपीट कर दूं, आज तो आपने पूछा कि सर मिस हो गया, मैं बताया था। अच्छा, मैंने बोला कि आपके पास क्या है कि एक सोर्स ऑफ साउंड है, आपके पास क्या है, एक सोर्स ऑफ साउंड है। ठीक है, इसने क्या किया, साउंड को प्रोड्यूस किया। साउंड क्या गया, एक दीवार से, दीवार के पास गया, एक वॉल पे गया, और वॉल से क्या हो गया कि रिफ्लेक्ट बैक कर गया। तो साउंड मान लीजिए दीवार पे आके इंसिडेंट हुआ कुछ यहाँ पे, जब यहाँ पे इंसिडेंट हुआ तो हमने देखा कि हमने क्या ड्रॉ किया, एंगल ऑफ इंसिडेंस ड्रॉ कर दिया। ठीक है, याद रखिएगा कहीं भी इंसिडेंट होता है वहां एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग नॉर्मल, इसको कहते हैं हम लोग नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है, किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर कहते हैं नॉर्मल। हमने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो परपेंडिकुलर का इंसिडेंट रे से जो एंगल बनता है विच इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लियर है? उसी तरीके से हमने क्या देखा कि साउंड रिफ्लेक्ट हुआ, साउंड किधर रिफ्लेक्ट हुआ, साउंड रिफ्लेक्ट हुआ, उसको वहां पे किसी ने सुना होगा, लिसनर ने। ठीक,
अब साउंड रिफ्लेक्ट हुआ तो हमने क्या देखा कि साउंड भी एक नॉर्मल एंगल बनाया आर। तो अब आई और आर, आई बोले तो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है और आर बोले तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। यहीं पे आया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ने क्या कहा कि जो आई है और ये जो आर है, ये दोनों एक दूसरे से क्या है, ये दोनों एक दूसरे से क्या है, इक्वल है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों एक दूसरे से इक्वल है। ठीक है। दूसरी बात कही कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल सब एक प्लेन में लाई करना चाहिए, जो कि जेन्युइन सी चीज है। ठीक है। तो एक काम करें, सब लोग रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का डेफिनेशन लिखें और उसके बाद ये फिगर बनाएं और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लिखें। ठीक है, जल्दी से लिखो। कोई भी दिक्कत होगी मैं दोबारा बता दूंगा, डोंट वरी। मैं इसी टॉपिक तक रहूंगा आज, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। इसका एक्सपेरिमेंट अगले दिन करेंगे। जल्दी से साफ साफ लिखो इसको, कोई भी दिक्कत होगी तो मैं बताऊंगा। इसी रिफ्लेक्शन में हमारा टॉपिक आता है इको, इको ऑफ साउंड। ठीक है, अनुराग क्लियर है, समझ में आ रहा है? अनुराग, आनंद, अनुराग समझ में आ रहा है? रिप्लाई नहीं किया अनुराग। चलो, चलो हमारे पास दो लॉज हैं, इन दोनों को लिखो जल्दी से, देन विल टॉक अहेड। लिख लिया बच्चों? से यस, इफ रिटन देन से यू कैन से यस। दोनों को साफ साफ लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में खूब आता है। गुड तस्लीम। ग्रेट। तो अभी तक हमने इस टॉपिक में क्या पढ़ा कि अगर कोई साउंड किसी दीवार पे इंसिडेंट जाएगा, कुछ बोलोगे आप कभी भी कुछ बोलोगे तो साउंड अगर दीवार पे जाएगा तो टकरा के वो वापस भी आएगा। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, इस रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को समझाने के लिए हमने दो लॉज पढ़े। दो लॉ है, पहला है आई इक्वल्स टू आर, ठीक है, और दूसरा है कि तीनों रे जो होंगे, इंसिडेंट, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, सब एक प्लेन पे लाई करेंगे। ठीक है, आई इक्वल्स टू क्या होगा, हमेशा आर होगा। क्लियर है? अब इतना ही आपको दिमाग में रखना है। अब इसी रिफ्लेक्शन पे बेस्ड हम लोग क्या क्या करने वाले हैं अगले क्लास में, थोड़ा इसको ध्यान दे दो आप। ठीक है, तो अगले क्लास में हम एक्सपेरिमेंट पढ़ने वाले हैं कि साउंड कैसे रिफ्लेक्ट होता है। उसके बाद वाले क्लास में हम इको पढ़ने वाले हैं, इको क्या होता है, साउंड कैसे रिफ्लेक्ट होता है, और इको पे ठीक ठाक हम न्यूमेरिकल्स भी करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज इको में ठीक ठाक न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं। क्लियर है? तो अगले क्लास का हमारा टॉपिक बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है, मैं नोट्स अपलोड कर दूंगा आप लोग को। ठीक है, आप नोट्स रिकवर कर लेना, वीडियो भी अवेलेबल होगा आपको। ठीक है बच्चों, क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत बताओ? एनीथिंग? ओके बच्चों, ओके बच्चों, नेक्स्ट क्लास की तैयारी करें। आई थिंक इट्स क्लास आपकी 10 to 15 मिनट से क्लास स्टार्ट होगी आपकी। ठीक है, गो अहेड। चलो बच्चों, नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। ओके, बाय।
Okay, बच्चों, have a nice day. Let's end the session.